बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल मार्केटिंग के आज लेक्चर 3 में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो पहला टॉपिक है जो हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, लिख लें, दैट इज़ निगोशिएटिंग विद क्लाइंट्स। निगोशिएटिंग क्लाइंट्स विद कॉन्फिडेंस। आप ये देखें कि अगर आपके पास कोई पेंसिल है या बुक है और आप किसी को बुलाकर ये कह रहे हैं कि जी मेरी किताब बहुत अच्छी है, ये मेरी पेंसिल जो मैंने बनाई है बहुत अच्छी है, इसकी इतनी प्राइस है और ये ऐसे लिखती है, तो आप क्या समझते हैं क्या वो आपसे खरीद लेगा इतनी सी बात पर? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ सेलर्स एंड मार्केटर्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तो कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की एज अ डिजिटल मार्केटर जो क्रिएट वैल्यू जब करते हैं तो अपनी साइड से मत करें, ठीक है ना। हमेशा ये सोचिए कि आप कौन सी वैल्यू कस्टमर्स को दे रहे हैं, कस्टमर कौन सी वैल्यूज आपसे चाहता है। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जब भी आप व्हेन यू आर गोइंग टू नेगोशिएट विद योर क्लाइंट्स, तो पहली चीज क्या है कि वो ये है कि आपका डू योर होमवर्क। सबसे पहले आप क्या है, घर से निकलने से पहले, अपने ऑफिस से निकलने से पहले, अपने क्लाइंट से बात करने से पहले अपना होमवर्क कर लें कि वो किस तरह के जो काम आपसे वो करवाना चाहता है, उसने पहले कौन सा काम करवाया है, उससे रिलेटेड कोई काम जो आपकी freelancing.com पर या फाइवर पर या किसी भी वेबसाइट्स पर जो पड़ा हुआ है, वो काम किस तरह का करवाया गया है और क्या उसके प्राइसेस थे। जब आप ये काम कर कर जाएंगे और आप उसके सामने बैठेंगे, उससे बात करेंगे, तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, आप उससे ज़्यादा एतमाद के साथ बात कर सकते हैं और वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में ये सोचते हुए कि आपको पता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपसे फिर वो इंटरेक्ट उस तरीके से करता है। फिर याद रखें सेकंड पॉइंट, अवॉइड ईमेल। कभी भी जब भी आपकी निगोशिएटिंग के हवाले से बात हो रही हो, प्रोजेक्ट के हवाले से, प्राइस के हवाले से, कभी भी आप ईमेल पर ना ये बात करें, ठीक है ना। ईमेल पर कभी भी ना करें। हमेशा कोशिश करें कि यूज वीडियो चैट। थर्ड पॉइंट कि आप क्या करें, वीडियो चैट। अगर आपका क्लाइंट दूर है और आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आप स्काइप पे बात कर लें, ठीक है, आप जूम पे बात कर लें। आप बहुत सारे देर आर नंबर ऑफ वीडियो ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है ना, बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप किसी को भी यूज करते हुए उससे बात कर सकते हैं। फिर जब आप उसके सामने सामने हो गई, बात हो गई, तो उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, आस्क क्वेश्चंस, ठीक है ना। आप उससे क्वेश्चंस करें, क्योंकि आपने क्या करना है, काम करना है। क्वेश्चंस करेंगे तो क्या पता चलेगा अगले पॉइंट में आपको, स्कोप ऑफ असाइनमेंट, ठीक है ना। स्कोप ऑफ असाइनमेंट, आपने क्या करना है, कैसे करना है, कितने टाइम के अंदर करना है, तो ये किससे पता चलेगा, जब आप उससे सवाल करेंगे। याद रखेंगे जब आप उससे सवाल नहीं करेंगे ना, तो उसको शक होगा कि आपको जो है वो काम उसने प्रोफेशनल अंदाज में नहीं आता, ठीक है। आप सवाल करेंगे, एक सवाल से दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, प्रोबिंग से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे क्लियर होंगे जो आपकी हेल्प आउट करेंगे आप उसके लिए जो काम करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है प्राइस निगोशिएटिंग। कभी भी हेजिटेट मत करें प्राइस निगोशिएटिंग के हवाले से, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंटली प्राइस निगोशिएट कर लेते हैं, वरना अक्सर लोग जो है ना प्राइस निगोशिएटिंग में मार खा जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी को भी काम कर रहे हैं, आपको ये पता हो आपको कितना टाइम लग रहा है, आपकी कितनी एफर्ट्स लग रही हैं, आपकी कितनी स्किल्स लग रही हैं, उसके ही अकॉर्डिंगली आपको पता हो कि आपने कैसे प्राइस निगोशिएट करनी है और अपना राइट जो अपनी जिस पर आप डिजर्व करते हैं, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं और जितना आप काम करके देंगे वो आपको मिलना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक क्या है कि अगर एक प्रोजेक्ट नहीं मिला तो मत समझे कि दुनिया खत्म हो गई, ठीक है। यू मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक और आ जाएगी। एक प्रोजेक्ट नहीं मिला दूसरा मिल जाएगा, दूसरा नहीं मिला तीसरा मिल जाएगा, तीसरा नहीं मिला चौथा मिल जाएगा। आपके अंदर जो है ना एक विल पावर हो कि मैंने ये काम करना है और उस काम को लेकर आगे बढ़ना है और ड्राइव करना है। उसके बाद बी रेडी टू वॉक। मतलब क्या है, ये नहीं कि आप वॉक के आप जा रहे हैं और वॉक करना शुरू कर दी। बी रेडी टू वॉक का मतलब ये है कि अगर जो काम आप कर रहे हैं, जो काम की प्राइस आप डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रही, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप वॉकआउट कर लें, आप छोड़ दें और बिलीव रखें कि आपको अगला प्रोजेक्ट मिल जाए। मत उसके साथ इतनी लो प्राइस पे काम करें जितनी आप समझते हैं कि वो इतनी लो प्राइस पर आपको काम नहीं करना चाहिए। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तो आप बेहतर अंदाज में अपने कस्टमर और क्लाइंट्स के साथ जो है वो बेहतर निगोशिएट कर सकेंगे और जितनी प्राइस आप डिजर्व करते हैं उतनी प्राइस आप उससे ले सकते हैं, ठीक है। अगला लिखिए, मैनेज क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोजेक्ट।
मैनेज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोजेक्ट कर लें या इस तरह भी आपने करना है। देखिए किसी दुनिया का कोई भी काम है उसमें जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर आपको चीज़ों को मैनेज नहीं करना आता ना तो आप उसको बेहतर तौर पर डिलीवर नहीं कर सकते। ठीक है, वो बेशक टीम मैनेजमेंट हो या वर्क मैनेजमेंट, बहुत आर इम्पोर्टेंट। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि रिसर्च। आपको पता हो कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को आपने कैसे मेंटेन रखना है। उसके लिए आपके पास एक रिसर्च हो, आपको पता हो कि पहले काम कैसे किया गया, किस तरह किया गया, कितनी प्राइस में किया गया और उसकी क्वालिटी क्या थी और कितनी क्वांटिटी में यानी कितनी उसमें उसने वो प्रोजेक्ट जो है वो किया। आप बेशक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर सकते हो लेकिन आपको मैनेज करना आता है। ठीक है ना, आपका क्लाइंट भी देखेगा कि अगर बेशक आपके पास हज़ारों की तादाद में प्रोजेक्ट्स हैं बट आप जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनको अच्छे मैनेज कर रहे हैं तो वो क्लाइंट लाजमी आपको वो काम देगा। और अगर आप वो देखेगा कि आपके पास 2-3 प्रोजेक्ट हैं लेकिन आप उनको भी नहीं संभाल पा रहे तो वो कभी भी फिर आपको अवॉइड करेगा कि मेरा टाइम भी ज़ाया हो सकता है और मेरे पैसे भी ज़ाया हो सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेटजीज, जो भी काम आप करने के लिए जा रहे हैं आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटजीज कहते हैं आपकी प्लानिंग कि आपने ये काम कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है, कैसे मुकम्मल करना है। ये तमाम की तमाम स्ट्रेटजीज आपके पास मौजूद हों और वो स्ट्रेटजीज कैसे करेंगे, रिटन प्लान के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है रिटन प्लान। रिटन प्लान, देखिए रिटन प्लान इज लाइक अ रोड मैप। अगर आपके पास रिटन प्लान होगा तो आपको ये पता होगा कि किस टाइम आपने क्या काम करना है। ठीक है, किस टाइम आपने एड्स बनानी है, किस टाइम आपने ऐड लगानी है, किस टाइम आपने बूस्टिंग करनी है, ये सारा अगर आपके पास रिटन प्लान होगा तो आप आसानी के साथ उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और उसके बाद है फीडबैक। कभी भी क्लाइंट्स के फीडबैक को मत अवॉइड करें, वो जैसा भी हो। ठीक है ना, वो आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं तो उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें अपने काम को। और अगर अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं तो उससे अपने काम को और मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो फीडबैक कभी भी किसी भी चीज़ का जो होता है, देखें डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से आपने मेडिसिन ले ली, अगले दिन पूछेगा बताएं आपको आराम आया, कितना आराम आया। अगर उस डॉक्टर के लिए उसका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फिर क्या करेगा कि उसकी जो उसने हाई पोटेंसी की अगर मेडिसिन दी तो उसकी पोटेंसी को लो कर देगा। ठीक है ना, उसको कुछ परहेज अगर ज़्यादा बताया था तो कुछ कम कर देगा, ये बढ़ा देगा। तो फीडबैक दैट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट है बी रियलिस्टिक। बी रियलिस्टिक किसके हवाले से, टाइम एंड वर्क के हवाले से। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर आप अपने क्लाइंट से काम लेने के लिए जल्दी जल्दी क्या करें, ठीक है सर ये तो मैं आपको एक हफ्ते में कर दूंगा, ये तो मैं चुटकी बजा के कर दूंगा। आपको टाइम और वर्क के हवाले से जो है वो बैलेंस नहीं रखना आता। आपको नहीं पता कि इसमें कितना टाइम लगेगा, आपको कितनी एफर्ट्स करनी है, कितना टाइम ये ले सकता है। तो जब क्या होगा कि टाइम गुजर जाएगा और आप काम नहीं दे पाएंगे तो व्हाट विल हैपन, वो आपसे नाराज होगा। ठीक है ना, फिर आप जितना आपने किया फिर वो आपकी पेमेंट में डिले करेगा। ठीक है ना, आपको इसके अंदर क्या होगा, उलझाव पैदा होगा। इसलिए हमेशा अच्छा प्रोफेशनल वो होता है जो बिल्कुल प्रॉपर होमवर्क करके टाइम एंड वर्क को सामने रखते हुए फिर कोई कमिटमेंट करता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने आज क्वेश्चन से पढ़ा था इस तरह है प्रोजेक्ट डिटेल। जब भी कोई प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास यू मस्ट कलेक्ट ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग दैट प्रोजेक्ट। अगर वो डिटेल आपके पास नहीं होगी इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल कि आप उसको कैसे मुकम्मल कर पाएंगे। फिर स्केड्यूल, जैसे हमने क्या लिखा, हमने रिटन प्लान लिखा, इस तरह स्केड्यूलाइज करें चीज़ों को। कौन सी टाइप की चीज़ को किस टाइम आप एग्जीक्यूट करेंगे, कौन सी चीज़ को किस टाइम आपने जो है वो कहाँ पर लेकर चलना है। ठीक है ना, ये स्केड्यूलाइज जब तक करना नहीं आएगा तो ये भी आपके लिए बहुत हुआ है। और उसके बाद क्या है कि मत सोचें कि हर वक्त काम 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 ही करना है, बल्कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आपके पास अगर इफ़ यू हैव सम वेकेशंस आप जाएं कहीं घूमें फिरें दोस्तों में बैठे लगे टाइम गुजारें ताकि आपका माइंड खुले। क्योंकि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये आपका बिल्कुल कूल माइंड और फ्रेश माइंड का काम है। जितना ज़्यादा आपका ये कूल माइंड होगा और आप मजबूत होंगे माइंड के आप उतना ही अच्छा और क्रिएटिव काम कर सकते हैं। अगला पॉइंट लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म एंड जॉब्स फॉर बिगिनर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स एंड जॉब्स फॉर बिगिनर्स। इसको आप इस तरह देख लें कि कोई भी काम आप
ऐसा नहीं होता कि जंप करके आप जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। हमेशा पहली सीढ़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी सीढ़ी आती है। आप कभी भी गाड़ी को एकदम मेन रोड पर नहीं लेकर आते, ठीक है? आप कभी भी साइकिल या मोटर बाइक को हमेशा अपने गैराज से या गली से शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको रोड पर लेकर आते हैं। तो इसी तरह कैरियर्स के अंदर भी हमेशा इनिशियल से स्टार्ट होता है, फिर आप उसको आगे बढ़ाते हैं मेजॉरिटी और फिर इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। इसमें सबसे पहला जो प्लेटफ़ॉर्म है ना, वो है आपके पास फेसबुक। ठीक है? फेसबुक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आप मिलियंस ऑफ पीपल्स के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? वहाँ पर अगर आप न्यूज़ फीड्स के ऑप्शंस पे देखें, वहाँ पर मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ एड्स, मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही होती हैं। और अगर आप उसके फेसबुक इनसाइट पे जाएँ, तो वो आपकी हर एक चीज़ के बारे में आपको बता रहा होता है कि आपकी एड्स किसने देखी, कितने लोगों ने देखी, किस एज ग्रुप के लोगों ने देखी, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने डिसलाइक किया। तो अगर आप किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वो ये कहता है कि जी आप मेरी एड्स को फेसबुक पर चलाएँ और इतने ज़्यादा जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके साथ कनेक्ट हो, उनके साथ कम्युनिकेशन करें, ये इतने नए क्लाइंट्स जो है आपने बनाए। मैंने आपको बताया था मार्केटिंग में अब 2 मेन फंक्शन होते हैं, एक आइडेंटिफाइंग द कस्टमर कि आप नया कस्टमर ढूँढते हो और नंबर 2 रिटेनिंग द कस्टमर और जो पुराने कस्टमर होते हैं उनको जो नाराज़ होते हैं उनको आप रिटेन करते हो। तो फेसबुक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है फॉर बिगिनर्स जो अपना कैरियर को एज ए डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और जो है वो उसके साथ अपने जो है फिर वो आगे ड्राइव करना चाहते हैं। ठीक है, इस फेसबुक के अंदर क्या कर सकते हैं आप लोग? सबसे पहली चीज़ है एड कैंपेन। ठीक है, आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, कोई भी अपनी एड को बूस्टिंग कर सकते हैं, अपनी एड को अपने टारगेटेड एरियाज और टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी कहती है जी मेरी प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग रिसर्च करें, कितने लोग हैं जो मेरी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, कितने मेरे ऐसे कस्टमर्स हैं जो चाहते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो। ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च आप कर सकते हैं, ब्रांड लॉयल्टी आप कर सकते हैं, यानी किसी भी प्रोडक्ट को जो उसके कस्टमर्स हैं उसके साथ कनेक्ट करके उसके फीचर्स पर, उसकी मेरिट डिमेरिट्स पर आप बात कर सकते हैं, उसको उसकी उनकी लॉयल्टी आप बना सकते हैं उस ब्रांड के साथ। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप किसी मोबाइल कंपनी के अंदर हैं, आप कोई सोप बनाने वाली कंपनी के अंदर हैं, आप कोई शूज़ बना रहे हैं, आप कोई टैब बना रहे हैं, आप कोई कंप्यूटर बना रहे हैं, तो क्या है अपने ब्रांड को, जो कंपनी आपको काम देती है उसके ब्रांड को आप कस्टमर्स के साथ जो है वो लिंक कर कर उनके साथ कनेक्टिविटी को डेवलप करते हैं और उनका इंटरेस्ट और उनकी लॉयल्टी को उस ब्रांड के साथ मजबूत करते हैं। और नेक्स्ट में है एंगेजमेंट। ठीक है, कि कितना एफिशिएंटली आप कस्टमर्स क्लाइंट्स को उसके एड्स के साथ इंगेज करते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा लोग उस एड्स को इंगेज होंगे उतनी ही प्रोडक्ट की जो सेलिंग पर असर आएगा, उतनी ही ब्रांड लॉयल्टी पर फर्क पड़ेगा, उतनी ही जो एड कैंपेन आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। आप देखेंगे जब भी आप कोई एड्स बनाते हैं, मिसाल के तौर पर कोई एडमिशन्स का एड बनाते हैं, आप फेसबुक से कहते हैं जी ये मेरे इतने किलोमीटर के अंदर इसको आप जो है वो इस एड कैंपेन को बूस्टिंग करें और मैं चाहता हूँ इस एज ग्रुप से, इस एज ग्रुप के जो लोग हैं वो इस एड्स को देखें। ठीक है, तो क्या होगा कि वो एग्जैक्ट उन्हीं तक वो आपके एड जो है वो सामने आ जाएगा और उन लोगों तक आपका पैगाम चला जाएगा। उसके बाद आ जाए आपका ट्विटर है, ट्विटर है, ट्विटर पर आप देखेंगे कि कौन लोग यूज़ करते हैं, आपके सेलिब्रिटीज़, आपके जो पॉलिटिशियन ज़्यादातर इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर इंस्टाग्राम में देखेंगे कितने ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर मौजूद होते हैं जिनके बेशुमार फैंस जो है ना वो भी उनके साथ ऐड होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आप किसी सेलिब्रिटी को हायर करते हैं फॉर टीवी एड्स, वो आपसे ज़्यादा चार्ज करता है और अगर आप वहीं से उसके साथ उससे कॉन्टैक्ट डेवलप करते हैं और उससे बात करते हैं तो वो एक बेटर कॉस्ट के अंदर, कम कॉस्ट के अंदर आपके लिए परफॉर्म कर सकता है आपकी ऐड के अंदर। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ट्विटर भी क्या है और उसके बाद देखें कि अगर आप उससे बात कर लेते हैं तो उसके साथ जितने भी उसके लॉयल फैंस होंगे वो भी आपके जो है वो प्रोडक्ट को सीन भी करेंगे और उन प्रोडक्ट के हवाले से उनका एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो सकता है। तो ये एक बेहतरीन जो है वो वे है कि आप उनके साथ जो है कॉन्टैक्ट करते हैं। फिर यूट्यूब पर आप देखें कि आप आसानी के साथ अपनी वीडियो एड्स चला सकते हैं। आप देखें कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं जो मोनेटाइज चैनल होते हैं उनके साथ डिफरेंट किस्म की जो है वो वीडियोस एड्स चल रही होती हैं। ठीक है, लोग वीडियो में इतने जो इंटरेस्ट लेकर देख रहे होते हैं, अचानक एड्स आती है तो एड्स में भी वो दिलचस्पी लेते हैं और बाज़ तो एड्स ऐसी होती हैं जिनको एड्स लगती नहीं, वो समझते हैं कि उसी का
ठीक है, तो इस तरह आप एक बहुत इंटरेस्टिंग वे के अंदर आप अपना एक मैसेज को, अपनी एक कंपेन को, अपनी एक वीडियो एडवर्टाइजमेंट को अपने जो है कस्टमर और क्लाइंट्स तक पहुंचा सकते हैं जो कंपनी आपको देती है। उसके बाद ट्विटर मैंने आपको बता दिया, फिर ब्लॉगर.com का मैंने पहले भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप अगर कोई ब्लॉग, अब मैं आज ये भी बताऊंगा कि ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं। और जो blogger.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कोई भी ऐसा टॉपिक, यानी कि इसको हम कहते हैं, इसकी लिख लें डेफिनेशन को, शेयरिंग कंटेंट ऑन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टॉपिक। शेयरिंग कंटेंट ऑन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टॉपिक। उसके बाद ये अभी इसको ब्लॉगर को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। उसके बाद एक चीज है ऐड क्रिएशन। ठीक है, ऐड क्रिएशन क्या है कि आप कितना एक अट्रैक्टिव ऐड जो है वो डिजाइन कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये रिसर्च करनी है। ठीक है, आपको पता हो किस किस्म का ट्रेंड चल रहा है, किस किस्म की एड्स बनाई जा रही हैं, कौन से टूल्स यूज होते हैं, किस तरीके से हम बेहतर जो है वो एड्स बना सकते हैं, कैसे हम जो है उसको वो कर सकते हैं, एड्स को में लोगों को, कस्टमर क्लाइंट्स को हम इंगेज कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने एड क्रिएशन कर दी, उसके बाद क्या है, डिस्प्लेइंग एड्स। डिस्प्लेइंग एड्स में क्या है, सबसे पहली चीज क्या होती है, स्टैटिक एड। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ। स्टैटिक ऐड कौन सी होती है, आप जिस एड्स के ऊपर इमेजेस होते हैं, ठीक है ना, इमेजेस बने हुए होते हैं और नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है, दैट इज स्टैटिक ऐड, यानी कि जो इमेजेस के ऊपर एड्स होती है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 लिखे टेक्स्ट एड्स, जो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पर होती है, इसमें इमेजेस नहीं होती। जैसे आप किसी उसमें जाते हैं, वो कहते हैं ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, ठीक है ना, ये है, तो टेक्स्ट के हवाले से एड्स आती है। फिर पॉपअप एड्स, आप अगर किसी भी वेबसाइट्स पर जाते हैं ना, तो कुछ पॉपअप एड्स सामने आ जाते हैं और उनके साथ एक क्रॉस का निशान भी बना होता है। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो उनकी वेबसाइट्स खुल जाती है। ठीक है ना। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, जो हमने स्टैटिक एड्स की बात की, जब आप उसको क्लिक करते हैं तो पूरा एक लैंडस्केप में पेज सामने आ जाता है। ठीक है, पॉपअप एड्स जब किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो एक सामने एक एड्स आ जाता है जिसको पॉपअप एड्स कहते हैं, जिसके साथ क्रॉस का निशान भी होता है। उसको देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं, नहीं देखना चाहते तो आप क्रॉस के निशान से उसको मिनिमाइज कर देते हैं। फ्लैश एड्स, फ्लैश एड्स कौन से होते हैं, वीडियो एड्स जिसे कहा जाता है। ठीक है ना, वो आप किसी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई वीडियो ऐड बना हुआ होता है। आप चाहें तो, ये कम इतना होते हैं लेकिन ये होते हैं कि कोई कंपनी अपना वीडियो ऐड जो है वो आप तक पहुंचाना चाहती है, तो उसको फ्लैश एड्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए सोशल मीडिया एड्स। वो जैसे हमने डिटेल में पढ़ा कि आप फेसबुक पर दे रहे हैं, आप ट्विटर पर दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पर दे रहे हैं, आप यूट्यूब पर दे रहे हैं, इसको सोशल मीडिया एड्स कहते हैं। फिर एक चीज होती है सर्च इंजन एड्स। वो कौन से होते हैं, सर्च इंजन एड्स वो होते हैं जो गूगल पर जाकर आप सर्च करते हैं, आप कीवर्ड्स लिखते हैं और गूगल वो एड्स आपके सामने ले आता है। फिर होता है रीटारगेटिंग एड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। क्या होते हैं रीटारगेटिंग एड्स, है आइडिया कोई? जब भी आप किसी वेबसाइट्स पर जाते हैं तो वो वेबसाइट्स कुकीज की सूरत में अपनी एड्स आपके कंप्यूटर में सेव कर देती हैं। अब नेक्स्ट टाइम आप उसकी वेबसाइट पर नहीं जा रहे, बल्कि वो जो सेव शुदा कुकीज की सूरत में जो उसकी एड्स पड़ी हैं वही आपके सामने आ रही है। ठीक है, उसको हम कहते हैं रीटारगेटिंग एड्स इन द फॉर्म ऑफ कुकीज, कि जो आपके कंप्यूटर के अंदर आके सेव हो जाए। फिर डिस्प्लेइंग एड्स के अंदर आप क्या करते हैं, यूज वैरायटी, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को आप यूज़ करते हैं उस एड्स को बनाने के हवाले से। ठीक है जी, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाए, ब्लॉग्स मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट। आज ये आपने एक्सरसाइज भी करनी है जो ये देने के लिए, इस टॉपिक के बाद
हमने 2 दफ़ा हमने ये पढ़ लिया कि blogger.com इज़ द प्लेटफ़ॉर्म जहाँ से आप इज़िली एक अच्छा ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। आज मैंने आपको ये बता दिया कि व्हाट इज़ ब्लॉग, शेयरिंग कंटेंट ऑन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ टॉपिक। ठीक है, आप किसी भी स्पेसिफिक टाइप को लेते हैं और उसके ऊपर एक ब्लॉग लिखते हैं। ठीक है, उसमें इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेक्टिव ब्लॉग्स दो तरह से आप बनाते हैं, इंफॉर्मेटिव भी हो और इंटरेक्टिव भी हो। इंटरेक्टिव मतलब कि वो दिलचस्पी ले आपसे, उसके बारे में पूछे, आपके साथ कोई कम्युनिकेशन करे, जो भी पढ़ने वाला है, रीडर है। यानी कि ब्लॉग्स के लिए पहले क्या चीज़ है, पहला पॉइंट कि इंफॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव। ब्लॉग आपका अगर जिस भी स्पेसिफिक टाइप पर आप बना रहे हैं वो इंटरेक्टिव भी हो और इंफॉर्मेटिव भी हो। अब एज अ ब्लॉगर आप क्या ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं? ठीक है, नंबर 1 पोस्टिंग एड्स, पोस्टिंग कंटेंट। आपने एक आर्टिकल ले लिया, उसको इंफॉर्मेटिव भी बनाया और इंटरेक्टिव भी बनाया, उसको पोस्ट कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं कि इंटरेक्शन विद द रीडर्स कर रहे हैं एज अ ब्लॉगर। एज अ ब्लॉगर क्या कर रहे हैं कि नाउ यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द रीडर्स, जो पढ़ रहा है उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसके सवाल जवाब। और कभी मत घबराएं, ठीक है, जब भी वो जितने मर्जी, इफ he or she has lot of questions regarding your blog, you must be ready for giving the answers of पोस्टिंग that। कंटेंट के बाद कैसे? पोस्टिंग कंटेंट के बाद मैंने आपको बताया है कि इंटरेक्शन विद द रीडर्स। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन कैसे होती है? जैसे आप और हम बैठे हैं, जी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे जवाब दे रहे हैं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा जी हूँ। ठीक है, उसमें पहली चीज क्या है, जब ये सारे इन सब करने से पहले आप क्या करते हैं, जब ब्लॉग बनाते हैं, जब क्रिएट करते हैं, उसका उसके थीम को सेट करते हैं। क्रिएटिंग ब्लॉग के बाद क्या करते हैं, सेटअप थीम्स। थीम्स का मतलब है कलर। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट को यूज करेंगे और ऐसे डल कलर यूज करेंगे जो किसी को अट्रैक्ट करने, किसी को उस साइट्स पर रुकने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, वो पास करेगा, आगे बढ़ेगा। तो क्रिएटिंग ब्लॉग जब आपने गए, आज आपने जाना है blogger.com पे जाना है, वहाँ आपने साइन अप करना है अपने ईमेल के साथ और वहाँ पर से आपने पे स्टेप बाय स्टेप ब्लॉगिंग को देखना है। ठीक है, ये आज की आपकी असाइनमेंट भी है। उसके बाद आपने स्टार्टिंग थीम कर लिया, फिर वहाँ पर आप क्रिएटिंग कंटेंट कर रहे हैं। मिसाल देता हूँ कि आपने बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट के हवाले से या किसी न्यू प्रोडक्ट क्रिएशंस के हवाले से, ठीक है, या फिर कोई करंट अफेयर्स के हवाले, किसी के हवाले से भी आपने ब्लॉग लिखना है। ठीक है ना, वो दो आपके जहन में हो, इंफॉर्मेटिव भी हो, इंटरेक्टिव भी हो, उसके लिए आपने अच्छे थीम सेलेक्ट कर लिए। ठीक है ना, कि आपने अब कैसे इसके साथ थीम अपने यूज करने हैं। उसके बाद आपने मैच बनाना नहीं है ब्लॉग्स, उसको प्रमोट भी करना है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम एक असाइनमेंट दी थी लेकिन आप भूल गए कि जब भी कंपनी आपको कोई एक असाइनमेंट देगी तो ये नहीं कहेगी कि जस्ट आप ब्लॉग लिख दें, वो आपसे कुछ और एक्सपेक्ट करती है कि आप जो ब्लॉग्स बना रहे हैं उस ब्लॉग की आप कुछ प्रमोशन भी करेंगे, लोग उन ब्लॉग्स को देखेंगे, लोग उन ब्लॉग्स के ऊपर कोई कमेंट्स करेंगे, लोग उन ब्लॉग्स के हवाले से आपको कोई फीडबैक देंगे। तो कंपनी ये चाहती है कि आप जो ब्लॉग्स बना रहे हैं उनकी प्रमोशन भी आप करें। उसके बाद बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट कैसे होंगे? जब तक आपके पास कोई रिटन प्लान नहीं होगा, आप कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। ठीक है, प्लान मैंने आपको बताया, वो आपका एक रोड मैप है, आपको पता है अब आपने चलना है और कहाँ पहुँचना है और उस पहुँच के बाद फिर आगे कहाँ पहुँचना है। ठीक है, आपने 9 to 10 क्या करना है, 10 to 12 क्या करना है, 12 to 2 क्या करना है, ये पूरा का पूरा आपके पास रिटन प्लान होगा। तो क्या होगा, फिर आप कंसिस्टेंट होंगे। अगर ये नहीं होगा तो आप कभी भी नहीं हो सकता कि आप कंसिस्टेंट हो और उसको अच्छे तरीके से आप उसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो जो ब्लॉगिंग हो उसमें वैल्यूएबल कंटेंट हो, ये ना हो इधर की कर दी बात, कोई इधर की बात कर दी, कोई उधर की कर दी। एक क्या है, वैल्यूएबल कंटेंट हो, जो जो उसको देखे ना। मैं आपको बताऊं आज के दौर में लोग क्यों कंटेंट की तरफ जाते हैं, वो एक पूरी बुक से टॉपिक सर्च करने से अपना टाइम उसको बचाते हैं। वो चाहते हैं एक ब्लॉग हमारे सामने आएगा तो उस ब्लॉग से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर वो इनकम स्टेटमेंट के हवाले से आप पूरी ब्लॉग बुक देखे, वहाँ से वो अपने नोट्स बनाए, वो आपका एक वैल्यूएबल कंटेंट्स का ब्लॉग पढ़ेगा और वो सारी चीज़ें वहाँ से वो लर्न करेगा। ठीक है, लोग इसलिए जो है वो उसकी तरफ देखते हैं। अब वो वहाँ से वो भी पढ़ रहे हैं और साथ वो उसकी कंपनी एड्स भी वो देख रहे हैं। फिर ब्लॉग्स के अंदर मैंने लास्ट टाइम बताया था बैकलिंक्स होते हैं।
आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी वहाँ पर देते हैं कि जो ये पढ़ रहा है वो क्लिक करेगा, आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा। आपकी पूरी वेबसाइट को रिव्यू करेगा। अगर उसको अच्छी लगेगी हो सकता है वो कमेंट्स भी करे। समझे नहीं? उसके बाद लिखिए जेन्युइन रिस्पॉन्सेज। कभी भी किसी को एक मशीनी अंदाज में रिस्पॉन्स मत करें। आ रही है समझ? जेन्युइन रिस्पॉन्सेज हो। कोई आपसे जिस तरह का कोई सवाल कर रहा है उस तरह का उसको जवाब दें। ठीक है? जिस तरह का फीडबैक आ रहा है उस तरह का उसको फीडबैक को रिप्लाई करें। उसको लगे कि मैं किसी ह्यूमन से बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? ऐसा ना हो जैसे एक मैसेजेस आ जाते हैं कि आई एम फलां और इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन अर्निंग तो देन क्लिक हियर। तो ये एक ऐसा लगता है जैसे एक मशीनी लैंग्वेज। और होता भी है, लोग रिकॉर्डेड मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन ब्लॉगिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जितने भी रिस्पॉन्सेज आप जो उनके साथ कर रहे हैं वो दैट मस्ट बी वेरी वेरी जेन्युइन। नेक्स्ट लिखें लेबल्स। ड्यूरिंग ब्लॉग जब आप ब्लॉग बना रहे हैं तो आपको यू मस्ट यूज लेबल्स। लेबल्स आर योर कीवर्ड्स। ठीक है? उन कीवर्ड से ही वो आपके ब्लॉग तक पहुंचेगा। अगर आप खाली सिंपल जिस तरह हम कोई ऐसे लिख देते हैं कि जैसे हम कोई सिंपल फॉर्मेट के अंदर कोई चीज लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे तो लोगों को सर्च करने में बहुत मुश्किल है। आपके कीवर्ड्स ऐसे हों कोई कि फौरी तौर पर वो बंदा वहां क्लिक करे तो आपकी भी आपका आर्टिकल्स भी उस लाइन में आ जाए जिस तरह दूसरे लोगों के आर्टिकल सामने आ जाए, फौरी वो अप्रोच करे। याद रखें कि जितना यूनिक आपका ऐड होगा, जितना यूनिक लेबल आपका होगा, उतनी ही जल्दी क्विक जो है वो आपका कस्टमर क्लाइंट और न्यू यूजर वो आपके एड्स तक पहुंच जाएगा। और वो उसको देख कर क्या करेगा, वो उसको जो है उसके सामने भी वो आएगा, उसको क्लिक भी करेगा और हो सकता है वो रिस्पॉन्स भी करेगा। ठीक है? नेक्स्ट है कि राइटिंग स्टाइल। जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं ना तो उसका एक मखसूस एपीए स्टाइल होता है, वो कहते हैं जी इसमें लिखे। फिर जब हम कोई डॉक्यूमेंट वर्ड में बना रहे हैं तो ज्यादातर डॉक्यूमेंट जो लिखे जाते हैं टाइम न्यू रोमन्स में लिखे जाते हैं। उसकी क्या वजह है? कि ऐसा स्टाइल जो दूसरे बंदे को समझ आए, जो दूसरे बंदे को एक इंट्रक्शन उसकी पैदा करे, जो उसको एक अच्छा अच्छा नजर आए, अच्छा फील हो कि भाई इसने एक अच्छे अंदाज में वो ब्लॉग लिखा है। ठीक है? जब आपके अंदर ये सारी चीजें पैदा होना शुरू हो जाएंगी तो व्हाट विल हैपन कि आप अच्छे ब्लॉगर भी हो जाएंगे, आप अच्छे सोशल मीडिया यूजर्स भी हो जाएंगे, आप फेसबुक पर भी ऐड पोस्टिंग कर सकते हैं, बूस्टिंग कर सकते हैं, आप ट्विटर का यूज करते हुए भी अपने क्लाइंट्स और कस्टमर्स की एड्स को आगे बढ़ा सकते हैं, आप इंस्टाग्राम को यूज करते हुए भी बढ़ा सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल को भी यूज करते हुए बढ़ा सकते हैं, आप blogger.com पर भी जाकर उसको बढ़ा सकते हैं। यानी कि जितने भी सोशल मीडिया के अंदर चीजें आती हैं आप उन सब का यूज करते हुए एज अ डिजिटल मार्केटर जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट को लेकर आगे बढ़ेंगे, आप ये देखेंगे वैसे ही वो प्रोडक्ट जो है वो उनकी सेल्स में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। और आप देखेंगे बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज हैं जिनके लिए अगर आप काम कर रहे हैं ना और आप उनके लिए ब्लॉग लिखते हैं या फिर आप उनकी कोई किसी तरीके से भी आप ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, जब आप उनकी प्रोडक्ट सेल होती है तो ये कि ऐसा नेटवर्क है, उनको पता चल जाता है कि किस के ब्लॉग से, किसकी वेबसाइट से, किसकी एड से कौन सा कस्टमर आ रहा है। और वो जो आपके साथ उसने तय किया हुआ होता है एग्रीमेंट, वो उतने ही परसेंट आपको उस प्रोडक्ट की सेलिंग के बाद आपको देता है। इसलिए डिजिटल मार्केटर अगर किसी एक मखसूस कंपनी के साथ अपने आप को फुल टाइम अटैच नहीं भी करना चाहता तो ही और शी हैज लॉट ऑफ ऑप्शंस। वो एज अ फ्रीलांसर बहुत सारी कंपनीज के साथ अपने आप को अटैच करते हुए उनके साथ काम कर सकता है और इजीली मूड के अंदर जो है वो कर सकता है। मिसाल देता हूँ, दो भाई अगर हैं, एक भाई बेचारा जाता है 9 बजे जाता है और रात को 5 बजे घर वापस आता है और जो है वो उसकी ड्यूटी होती है कि वो इतने क्लाइंट लाजमी कस्टमर को जो है वो इतनी प्रोडक्ट लाजमी सेल करे। और उसका जो दूसरा भाई है वो कितने बजे 9-10 बजे आराम से उठता है, उसको कोई ज़रूरी नहीं कि वो कोई टाई टाई लगाए कोट पहने, वो इसी ड्रेस के अंदर बैठता है और 2 या 3 घंटे काम करता है और अपना जो है वो टारगेट उससे ज़्यादा अर्निंग भी कर रहा है, उससे ज़्यादा वो कमा रहा है। तो ये एक फ़र्क है एक आम मार्केटर में और एक डिजिटल मार्केटर में। होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा।